Assalamu alaikum. Today we shall discuss the price and output determination under the monopoly in the short run and in the long run. So शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली क्या है बेसिकली। लास्ट वीडियो में हमने कुछ मार्केट्स की हमने टाइप्स कुछ डिस्कस की थी, जिनमें से हमने परफेक्ट कंपटीशन को भी डिस्कस किया था कि वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर प्रोड्यूसिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। लेकिन मोनोपोली जो है बेसिकली बिल्कुल एक उससे यानी कि सेपरेट है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली का मतलब होता है इजारादारी, मतलब कि सिर्फ एक सिंगल फर्म जो है वो जब कोई चीज सेल कर रही हो। अ फर्म इज अ मोनोपोली इफ इट इज अ सोल सेलर, सिंगल सेलर ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड इफ इट्स प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, और ना ही उस चीज का जो है वो मार्केट में कोई मुतबादिल हो। एक तो सिंगल सेलर होगी और दूसरा वो जो चीज सेल कर रही होगी उसका कोई मार्केट में कोई भी मुतबादिल नहीं होगा। तो अगर हम एग्जांपल कोई अगर हम अपने आसपास लाइफ में देखें पाकिस्तान में स्पेशली, तो वो एग्जांपल आपको एक नॉर्मली कॉमनली आपको एग्जांपल मिलेगी, दैट इज द वापटा। कि वापटा को जो है वो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है दैट इट कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी इन द होल कंट्री। तो वापटा के पास जो है वो बेसिकली अथॉरिटी है। वापटा इज अ सिंगल सेलर, लेकिन अगर कराची से बात करें, वो कराची के अलावा सेपरेट सिटी जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो वापटा हैज द मोनोपोली टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी इन द होल कंट्री। तो उसका कोई भी जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। मोनोपोली के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले नंबर वन फीचर दैट इज द सिंगल फर्म। नंबर टू, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब है कि कोई भी फर्म जो है वो एंटर मार्केट में नहीं हो सकती उसका सब्स्टिट्यूट लेकर, क्योंकि अगर कोई फर्म आ गई तो वो फिर मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और ये सिंगल फर्म है चूंकि ये मार्केट से निकल भी नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी को अथॉरिटी दी है, इसी के पास तरह यही सेल करी, अगर यही मार्केट से निकल जाएगी तो वो जो चीज प्रोड्यूस कर रही होगी मोनोपोलिस्ट फर्म, तो वो फिर कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा इस तरह। नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। थर्ड वन इज कि मोनोपोलिस्ट फर्म जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है उसका कोई भी क्रॉस सब्स्टिट्यूट कोई भी मुतबादिल नहीं होगा। फर्म इज द प्राइस मेकर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोपोली का एक फीचर, दैट इज द प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट्स आर द प्राइस टेकर, कि वो जो मार्केट प्राइस डिटरमाइन करेंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जहाँ पे डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमाइन होगी। लेकिन यूं ये चूंकि मोनोपोलिस्ट फर्म है, मोनोपोलिस्ट फर्म में इसके पास इख्तियार है, सिंगल फर्म है, वो जब मर्जी चाहे प्राइस चाहे वो इंक्रीज कर दे, जब मर्जी चाहे डिक्रीज कर दे। अब लॉ ऑफ डिमांड में कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड डिक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगी डिमांड इंक्रीज करेगी। तो इसलिए जो मोनोपोलिस्ट फर्म का जो डिमांड कर्व है दैट विल बी द नेगेटिव स्लोप। जो परफेक्ट कंपटीशन में पड़ा था वो चूंकि प्राइस फिक्स थी, सेम थी, इसलिए इसका जो कर्व था दैट वाज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट फर्म है इसका जो कर्व होगा दैट इज द नेगेटिव स्लोप, जस्ट लाइक द डिमांड कर्व। इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि अब मोनोपोलिस्ट फर्म अगर हो तो उसमें प्राइस में मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू में रिलेशनशिप क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ले ली है और सपोज कर लिया है कि एज द प्राइस इज डिक्रीजिंग द क्वांटिटी सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ से प्राइस और गिवन क्वांटिटी से हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को कंप्यूट करेंगे। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या था? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो देखिए मैंने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, एंड देन 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 एंड सो ऑन। Similarly, we shall calculate the average revenue, that is equal to total revenue over quantity. That is the total revenue 10 and quantity is 1, so 10 over 1 is equal to 10, 16 over 2 is equal to 8,
18 over 3 is equal to 6, and so on. And then in the last, we shall learn how to compute the marginal revenue. So marginal revenue basically is the change in total revenue due to change in quantity. So change in total revenue जो है हम change in quantity that is the same 1 2 3 that is the same with the 1 point कि change in quantity हमेशा 1 ही रहेगी यहाँ पे. तो change in total revenue क्या है देखें, पहला जो है वो margin revenue as it is आ जाएगा जो कि उसका total revenue था, no change. जब सेकंड क्वांटिटी प्रोड्यूस की उसने फर्म ने सेल की तो उस वक्त उसका रेवेन्यू क्या था 16. चेंज कितना आया 10 से 16 में, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6. सिमिलरली जब थर्ड क्वांटिटी ने प्रोड्यूस की सेल की तो उस वक्त उसका जो टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना आया 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. ये अब नोट करेंगे कि मार्जिन रेवेन्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो प्राइस और ए आर ये तो एक ही चीज़ है, पी इज इक्वल टू ए आर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन जब हमने परफेक्ट कंपटीशन में डिस्कस किया था वहाँ पे ए आर और एम आर भी इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ए आर और एम आर है वो डिफरेंट है. एंड सेकेंडली इनमें डिफरेंस क्या है, एक और मेजर डिफरेंस कि जो एम आर है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें ये 10 और 10 वैसे ही सेम है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है. तो इसका मतलब है कि एम आर की जो वैल्यूज हैं वो कम एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू डेट आर लोअर. ठीक है, लेकिन जो स्लोप है एम आर की डेट इज स्टीपर, मोर स्टीपर देन द एवरेज रेवेन्यू. तो इसकी बेस पर अब हम जो डिमांड कर्व ड्रा करेंगे मोनोपोलिस्ट फर्म का, पहले जो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व था डेट वाज हॉरिजॉन्टल. अब ये जो डिमांड कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, डेट इज द नेगेटिव स्लोप. देखिए ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव स्लोप कर्व जो है वो ए आर कर्व होगा. और एम आर और ए आर कर्व एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे. एम आर और ए आर कर्व जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे. ठीक है, और जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगे जहाँ पे उसकी प्राइस डिटरमाइन होगी. तो ये हमने सपोज कर लिया ये एम आर कर्व है इनिशियली एंड दैट इज द ए आर कर्व. एम आर कर्व जो है वो एज कम्पेयर टू ए आर कर्व दैट इज द स्टीपर. तो ये तो था डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट. अब हम जो है वो असल टॉपिक की तरफ आएंगे, दैट इज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोली. तो शॉर्ट रन जो है वो हम मोनोपोली के अंडर प्राइस और आउटपुट जो है या इसका इक्विलिब्रियम जो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे या प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं. नंबर वन इज द नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, कि जहाँ पर फर्म जो है वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी या उसका क्वांटिटी का लेवल जो है वो मैक्सिमम होगा. दैट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी. एम आर इज इक्वल टू एम सी. परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में भी यही था कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी दैट वाज एम आर इज इक्वल टू एम सी. तो जहाँ पर मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा वहां पर फर्म का मैक्सिमम आउटपुट लेवल होगा. अब मोनोपोली के अंडर जो है वो शॉर्ट रन में तीन सिचुएशन जो है वो मोनोपोलिस्ट फर्म फेस कर सकती है इन द शॉर्ट रन. नंबर वन, व्हेन मोनोपोलिस्ट फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि व्हेन इज टोटल रेवेन्यू एक्सीड टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू एक्सीड एवरेज कॉस्ट. नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम ब्रेक इवन भी कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा. So average revenue will also be equal to average cost. Then in the last one, third is normal loss. Normal loss क्या है, average revenue is less than average cost. कि यहाँ पर average revenue तो कम होगा average cost से, but firm is covering its average variable cost. कि firm अपने ऑपरेशन जो है वो short run में कंटिन्यू करेगी. क्यों? क्योंकि वो अपनी average variable cost को कवर कर रही है. तो ये बेसिकली तीन कंडीशन हैं कि जो कोई भी मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो शॉर्ट रन में फेस कर सकती है. अब इन तीनों कंडीशंस को हम बारी बारी जो है वो ड्रॉ करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि हम इससे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहला हमारे पास केस आ गया, डेट इज द एबनॉर्मल प्रॉफिट अंडर द मोनोपोली. एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. तो गाइस हमने पहले देखना है कि दो कंडीशन थी हमारे पास.
नंबर वन इज एम आर इज इक्वल टू एम सी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और सेकेंड जो थी वो एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो अब इन दोनों कंडीशन को जो है हमने डायग्रामेटिकली जो है ड्रॉ करना शो करना है, और देन हम इससे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह एक यहाँ पे प्राइस ले ली, यहाँ पर क्वांटिटी, तो मैंने एक डिमांड कर्व और एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एम आर। और सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो आप इसका स्लोप जो है उसकी लेंगे, इसमें कम से कम डबल का जो है वो उसमें मतलब डिफरेंस होना चाहिए, या हाफ हाफ होनी चाहिए। ये देखें, इसका गैप चेक कर लें, कम से कम इतना फासला हुई है। तो ये तो था एम आर और ए आर कर्व, ये इनिशियली जो है वो सब में ऐसे रहेगा, सब केसेस में ऐसे ही रहेगी ये डायग्राम। देन इसके बाद अब हम कंडीशंस की तरफ आएंगे। पहली कंडीशन क्या थी, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो ये एम आर कर्व तो ड्रा कर लिया, अब इसके अगेंस्ट मैंने ड्रा करना है एम सी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो एक ये यू शेप कर्व देखें, ये यू शेप कर्व जो है वो एम सी कर्व जा रहा है, ये मैंने ड्रॉ किया, दैट इज द एम सी कर्व। तो ये एम सी कर्व जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो ई है, इस पॉइंट पर एम आर कर्व को कट कर रहे हैं। तो ये फर्म का एक मोनोपोलिस फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर जो है फर्म की क्वांटिटी या आउटपुट लेवल जो है वो मैक्सिमम होगा। ये वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है जो वो प्रोड्यूस करेगी फर्म। अब सवाल ये बताता है कि फर्म की प्राइस क्या होगी। अब प्राइस जो कि इक्वल है पी इज इक्वल टू ए आर। तो ये देखिए, ये था एम आर कर्व और ए आर कर्व ये आ गया हमारे पास, ये ए आर कर्व है। तो हम इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को ये एवरेज रेवेन्यू कर्व तक जो है वो एक्सटेंड करेंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हम आया था, इसको हम एवरेज रेवेन्यू कर्व तक एक्सटेंड करेंगे, और इस पॉइंट पर फर्म की जो है वो फर्म की प्राइस होगी, और ये प्राइस जो है वो फर्म चार्ज करेगी, दैट इज पी। तो पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से जो ई से लेकर हमने एवरेज रेवेन्यू कर्व तक पॉइंट को एक्सटेंड किया, और उसी पॉइंट पर हमने फर्म की प्राइस को डिटरमाइन किया। तो ये फर्म की जो बेसिकली प्राइस है जो वो चार्ज करेगी। तो उसको हमने नाम दे दिया प्राइस पी, और ये इस पॉइंट को जहाँ पर टच कर रहा है, ये इस पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया आर का। तो ये हमारे पास बेसिकली अभी हमारे पास पहली कंडीशन फुलफिल हुई है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसकी कंडीशन क्या है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो फर्म का ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये मेरे पास देखिए आ गया एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब इसके अगेंस्ट मैंने ड्रॉ करना है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब जो कि हमने डिस्कस किया कि एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, तो इसलिए जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करता हुआ गुजरेगा। ये एक यू शेप कर्व है, ये देखिए मैंने बना दी, यहाँ से शुरू किया मैंने, एम आर से थोड़ा सा स्लाइटली सा ऊपर है, पहले डिक्रीज एंड फिर इंक्रीज। ये एवरेज रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ गुजर रही है, ये देखिए जरा, ये एक यू शेप कर्व आ गया, दैट इज द एसी कर्व। अब ये एवरेज कॉस्ट कर्व हमने चेक करना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को कहाँ पे टच कर रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इसको स्टैंड किया तो ये यहाँ पे इसको टच कर रहे हैं, कट कर रहा है इसको। तो ये जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट को कट करेगा या क्रॉस करेगा जहां से, इसी पॉइंट पर फर्म की जो वो एवरेज कॉस्ट होगी, ये फर्म की एवरेज कॉस्ट आ गई, और इसको हमने नाम दे दिया एस टी का, दैट इज एस, दैट इज टी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब इस डायग्राम के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्म का, मोनोपोलिस फर्म का प्रॉफिट जो है वो कौन सा एरिया है। तो प्रॉफिट इक्वल होता है टी आर माइनस टी सी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस का एरिया क्या है फर्म का, ओ पी, ये फर्म की प्राइस है ना, तो ओरिजिन से लेकर ये प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, ये फर्म की क्वांटिटी ये प्रोड्यूस कर रही है, तो एरिया क्या आ गया, ओ क्यू। जब इन दोनों एरियाज को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ओ पी आर क्यू। ये पूरा का पूरा एरिया जो है फर्म का टोटल रेवेन्यू आ गया। देन इसके बाद टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या थी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब फर्म की देखें ये एवरेज कॉस्ट थी, तो एरिया क्या है, ये कॉस्ट है उसकी, वो ये कॉस्ट का लेवल है, एवरेज कॉस्ट लेवल। तो ये ओ एस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ओ क्यू, ये इसका एरिया आ गया।
तो एरिया हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट का ओ एस टी क्यू। अब देखिए रेवेन्यू का जो एरिया है वो ज़्यादा है और कॉस्ट का एरिया ही कम है। तो जब हम ये रेवेन्यू के पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, ये पूरा एरिया माइनस, तो हमारे पास ये शेडेड एरिया रह जाएगा सिर्फ। तो यही फर्म का जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, डेट इज PRTS, PRTS और SPRT, ठीक है। तो ये फर्म का जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट इज द नॉर्मल प्रॉफिट अंडर द मोनोपोली इन द शॉर्ट रन। अब देखें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी पहली कंडीशन जो है वो सेम रहेगी, डेट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और जो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है डेट विल बी चेंज। नॉर्मल प्रॉफिट हमने चूंकि डिस्कस किया कि डेट इज लाइक डेट द ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। तो अब हम इसको ड्रा करेंगे। ड्रा कैसे करना है, सिमिलरली यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई एक प्लेन में। तो पहले आपने MR को ड्रा किया, देन उसके बाद आपने उसी के पैरेलल एक आपने एवरेज रेवेन्यू कर, और बिल्कुल सेम पॉइंट पे दोनों स्टार्ट करनी है आपने। अब पहली कंडीशन पे आए, MR इज इक्वल टू MC। ये MR कर तो आपके पास आ गया। अब हम ड्रा करेंगे MC कर। ये देखें MC कर सेम एज इट इज, मैंने एक यू शेप कर जो है वो MC कर ड्रा किया। ये पहले आपने ड्रा करना है सबसे पहले। ये दो कर्व्स ड्रा करने के बाद MR और AR के बाद आपने एक MC कर्व ड्रा करना है यू शेप। तो ये एक MC कर्व आ गया, और जहां पर ये MC कर्व MR कर्व को कट करेगा वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म जो है वो उसका लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज Q। ये लेवल ऑफ आउटपुट आ गया क्योंकि जितनी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी फर्म। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E। अब मैंने फर्म की प्राइस को डिटरमाइन करना है, तो प्राइस इज इक्वल टू AR, P इज इक्वल टू AR। तो जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आया उसी पॉइंट को मैं एवरेज रेवेन्यू कर्व जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड करूंगा, इस पॉइंट को यहाँ तक एक्सटेंड करूंगा। तो ये मेरे पास उस पॉइंट पर इतनी प्राइस आ जाएगी, डेट इज P। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया R का, जो हमने पहले भी किया था। ये हमने इसको रैंडमली कोई भी आप नाम दे सकते हैं, डेट इज R। तो ये हमारे पास अभी फर्स्ट कंडीशन आ गई, MR इज इक्वल टू MC। सेकंड कंडीशन वाज दैट AR is equal to AC, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है हमारे पास, ये देख रहे हैं अगर आप। तो अब इसके अगेंस्ट मैंने ड्रा करना है एवरेज कॉस्ट कर्व, और हमने क्या कहा, बिल्कुल इसके इक्वल होगा। तो इक्वल कब होगा, जब ये एवरेज रेवेन्यू कर्व के बिल्कुल साथ ही जो है वो इसको कट करता हुआ गुजरेगा। एवरेज कॉस्ट कर्व है, बिल्कुल उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने ऊपर जो पॉइंट स्टैंड किया, बिल्कुल उसी पॉइंट से जो है वो ये कट करता हुआ गुजरेगा। लास्ट केस में क्या था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था, ये एवरेज कॉस्ट का एवरेज रेवेन्यू का को नीचे से कट करता हुआ गुजरा था। लेकिन यहाँ पर जो है वो, जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट एवरेज रेवेन्यू कर्व को कट करा है, उसी पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट कर्व भी पास पास थ्रू करेगा। तो एक ये मैंने यू शेप कर्व जो है वो ये इस पॉइंट से कट करता हुआ ये एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने बना दिया रैंडमली। तो ये हमारे पास बेसिकली इसी पॉइंट पर फर्म की एवरेज कॉस्ट हो गई, यही उसकी प्राइस थी जो कि एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, और यही उसकी एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ गया। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू प्रॉफिट का एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब देखें पहले तो हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। टोटल रेवेन्यू क्या है, TR इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो एरिया क्या आ गया, OPRQ। टोटल कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये आपकी आ गई, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी OQ। तो जब ये एरिया इस एरिया से मल्टीप्लाई होगा, डेट विल बी इक्वल टू OPRQ। टोटल रेवेन्यू भी वही है, टोटल कॉस्ट भी वही है, दोनों चूंकि इक्वल हैं, तो इसलिए जिसका प्रॉफिट होगा वो भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सो द नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू OPRQ, नो प्रॉफिट नो लॉस इसको हम कहेंगे। तो ये बेसिकली था नॉर्मल प्रॉफिट अंडर द मोनोपोली। सो द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल लॉस अंडर द मोनोपोली। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोनोपोलिस्ट फर्म को जो शॉर्ट टर्म में जब नॉर्मल लॉस हो तो हम उसको कैसे जो है उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो
फिर वही बात कि पहली कंडीशन सेम रहेगी, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो पहले हम इसको ड्रा करेंगे कि पहले ये एक एम आर कर्व आ जाएगा और फिर ये टॉप से उसी पॉइंट से स्टार्ट किया ए आर कर्व। ये दो कर्व आपने पहले ड्रॉ कर लेने हैं। इसके बाद एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो अब मेरे एम सी कर्व पहले मैं ड्रॉ करूंगा, एक यू शेप कर्व। तो ये मेरे पास देखिए यू शेप कर्व जो है वो एम सी कर्व आ गया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये एम आर कर्व को कट करेगा वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ई, और उसी फर्म पॉइंट पर फर्म की मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। फिर वही बात कि इसी पॉइंट को, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को आपने एवरेज रेवेन्यू तक पहले आपने एक्सटेंड करने हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व तक। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यहाँ तक एक्सटेंड किया, इस पॉइंट को मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया और ये फर्म की प्राइस आ गई। ये फर्म की प्राइस आ गई और ये जो एरिया है पी आर, दैट इज द फर्म एवरेज रेवेन्यू। ठीक हो गया? तो अब ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू आ गया हमारे पास। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कर्व हम अब चूंकि ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले इसमें केस में क्या है कि नॉर्मल लॉस में क्या होगा कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है डेट आर लेसर देन द एवरेज कॉस्ट। मतलब कि एवरेज कॉस्ट है वो हाई है, एवरेज एवरेज रेवेन्यू कम है, लोअर साइड में है। तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है हमारे पास। तो इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट अगर ज़्यादा है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगा अब वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से ऊपर होगा। तो इसका हम थोड़ा सा फासला आपने रख के एवरेज कॉस्ट कर्व आपने इसके ऊपर आपने ड्रा कर देना यू शेप उसमें। इस पॉइंट को बिल्कुल भी टच ना हो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर स्टैंड किया था, इस पॉइंट को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू कर्व को बिल्कुल भी टच ना हो, इसके ऊपर ऊपर आपने जब उसका कॉस्ट कर्व ड्रा करना है तो ये इसके ऊपर ही रही है। अब ये चूंकि हमारे पास आ गया एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने पहले एवरेज रेवेन्यू कर्व तक एक्सटेंड किया था उसी को आप और एक्सटेंड कर दें एवरेज कॉस्ट कर्व तक। ये देखें एवरेज कॉस्ट तक अगर मैंने इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, इसको टी का नाम दे दिया और ये इसी को मैंने एवरेज कॉस्ट बना लिया मैंने कि ये फर्म की एवरेज कॉस्ट है और यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया एस का। तो फर्म की एवरेज कॉस्ट अब क्या आ गई? एस टी, और एवरेज रेवेन्यू क्या था? पी आर। तो जब टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे उसका एरिया क्या होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी या एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जब इस एरिया को मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारा एरिया इसमें टोटल रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज ओ पी आर क्यू। अच्छा, अब यहाँ पे कोड अभी में चीज़ है लास्ट में, ए आर इज ग्रेटर देन ए बी, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी पहले हम इसका लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या थी? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ये फर्म की एवरेज कॉस्ट है एस टी, और एवरेज क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी है? ओ क्यू। तो ये पूरा एरिया ओ एस टी क्यू ये हमारे पास आ जाएगा, टोटल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो रेवेन्यू ओ पी आर क्यू एंड कॉस्ट इज इक्वल टू ओ एस टी क्यू। रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, जब एरिया माइनस करेंगे हम तो हमारे पास बाकी जो एरिया बचेगा पी एस टी आर या एस टी आर पी। तो ये हमारे पास फर्म का नॉर्मल लॉस आ जाएगा, ये एरिया एस टी आर पी, ये हमारे पास फर्म का नॉर्मल लॉस आ गया। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि नॉर्मल लॉस में होता क्या है कि मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही होगी। मतलब कि एवरेज रेवेन्यू आर ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है एवरेज रेवेन्यू से। तो इसका मतलब है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करता हुआ गुजरेगा, जिस तरह हमने पहले केस में किया था ना एवरेज कॉस्ट कर्व। सेम एज इट इज एक यू शेप कर्व आपने जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करता हुआ गुजारना है अपनी, लेकिन इसको कैलकुलेशन में हमें शामिल नहीं करना। कैलकुलेशन सिर्फ हमने करनी है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की बेस पे। तो ये था व्हेन फर्म इज फेसिंग द नॉर्मल लॉस अंडर द मोनोपोली। लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे अब इसमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट के। शॉर्ट रन में तीन केसेस डिस्कस किए थे। व्हेन फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल लॉस, ओ सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट, व्हेन फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट एंड वन फर्म इज फेसिंग नॉर्मल लॉस। अब आ गया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में होगा क्या, पहले सुन लें कि होता क्या बेसिकली मोनोपोलिस्ट फर्म के लिए। शॉर्ट रन में कोई भी फर्म जो है वो अपना प्लांट से
जो है वो इंक्रीज नहीं करती। इसी तरह नोक्लिस भी जो है वो शॉर्ट रन में अपना प्लांट साइज जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, ना ही अपना कोई नया प्लांट लगाएगा, ना ही वो कोई उसको कहीं मूव करेगा कि जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। लेकिन लॉन्ग रन में नोक्लिस फर्म क्या करेगी कि जहाँ पे वो नोट करेगी कि मेरी डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो इन द लॉन्ग रन वो अपने प्लांट साइज में इजाफा भी कर सकती है, मशीनरी में भी इजाफा कर सकती है, और अपना प्लांट साइज इंक्रीज कर सकती है, या अपना प्लांट साइज को मूव कर सकती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, या जहाँ पर वो इजीली ज़्यादा सप्लाई कर सकता है। तो इसलिए लॉन्ग रन में होगा क्या कि फर्म जब अपने प्लांट साइज को चेंज करेगी, इंक्रीज करेगी, प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगी, जब प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगी तो उसके रेवेन्यू जो है वो मजीद बढ़ेंगे, उसके रेवेन्यू मजीद बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सूरत में फर्म जो है वो उसको मजीद प्रॉफिट होगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे तय हो गई कि लॉन्ग रन में फर्म को लॉस नहीं होगा। शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है, लॉन्ग रन में नोपिस फर्म जो है उसको लॉस नहीं होगा। लॉन्ग रन में नोपिस फर्म को सिर्फ दो सिचुएशन होगी, या तो नॉर्मल प्रॉफिट या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ज़्यादातर केसेस हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही ज़्यादातर जो है वो उसके चांस होते हैं कि वो जब अपना प्रोडक्शन लेवल एक्सपेंड करेगी तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर उसकी जो पहली कंडीशन आ गई, दैट इज एम आर इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, कि फर्म का जो मार्जिन रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, जहाँ पर वो आउटपुट का लेवल जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी कि अगर तो वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस सूरत में एवरेज रेवेन्यू जो है वो उसकी एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है तो उसकी जो एवरेज रेवेन्यू होगी, मतलब जो प्राइस है जो चार्ज कर रही है सेल आउट करके, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो ये बेसिकली दो कंडीशन होती है, लेकिन हम सिर्फ सेकंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे, व्हेन फर्म इज अर्निंग द abnormal profit when AR is greater than average cost। तो ये बेसिकली डायग्राम है। पहले जो हमने मार्जिनल कॉस्ट का ड्रा किया था, दैट वाज नॉट मच फ्लैटर, थोड़ा सा वो स्टीपर था, यू शेप कर था, थोड़ा सा स्टीपर था वो, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक हम लेके आए थे। ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा। ठीक है, अब जो अब जो मार्जिनल कॉस्ट है थोड़ा सा हमने फ्लैटर हमने थोड़ा बनाना अपने, कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है देखें यू शेप ही है, थोड़ा सा ज़्यादा सा फ्लैटर हो गया ज़रा बस। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक एट हॉकी शेप। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गया। जहाँ पर एम आर कर्व जो है वो एम सी कर्व को कट करेगा, वही फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर फर्म जो है वो क्वांटिटी आउटपुट क्यू प्रोड्यूस करेगी। इसी पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया एवरेज रेवेन्यू तक। ये एवरेज रेवेन्यू देखें कर्व आ रहा है, और ये फर्म की प्राइस पी चार्ज है, पी चार्ज होगी, और फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू डेट इज ए पी। अब जो कि हमने डिस्कस किया कि हम डिस्कस करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कम है एवरेज रेवेन्यू से, तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करता हुआ गुजरेगा, और जहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करेगा वहां पर फर्म की एवरेज कॉस्ट होगी, दैट इज बी पी डैश। तो ये जो एरिया फर्म का पी पी डैश ए बी, दैट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सेम एज इट इज वही है जिस तरह हमने शॉर्ट रन में जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।